नित जड़ बौणे जीना रे मुकदरो किन्नी मेरी जोड़ी बनाई ओ बजिया त मेरा गिरी बिना बहदा इन्हीं ही कपा गए पाई ओ। ये जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपको? कहाँ से आपको लगा कि आपको इस संगीत की दुनिया में या म्यूज़िक की दुनिया में आना है? प्रेरणा स्रोत देखिए, संस्कार और जो एक प्रेरणा है वो हमेशा घर से चलता है ना। दुर्भाग्य से जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो आज दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। कौन कौन से आपके ऐसे अहम गाने हैं जो काफ़ी वायरल हुए हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें या यूट्यूब की बात करें या फेसबुक की बात करें? जो अभी सबसे ज़्यादा जो मेरा चला हुआ है वो है मना दी डोरी, लगन बनूरे माल के, मैं तेरा रांझा तू हीर मेरी, और बड़े बड़े अच्छे और सिंगर हैं। और बीच में कुछ सिंगर छूट रहे होंगे तो क्योंकि जब इंटरव्यू जाता है तो बाद में फ़ोन भी आते हैं कि भैया मेरा नाम नहीं लिया, तो उनसे मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। तो आपके साथ ऐसा नहीं होता कि कहीं ईशांत भारद्वाज के लिए आपने कोई गाना लिखा हो और पूनम भारद्वाज के लिए कोई गाना लिखा हो तो आपको कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इनके लिए क्यों अच्छा लिख दिया, मेरे लिए क्यों अच्छा क्यों नहीं लिखा? कंप्लेंट्स रहती हैं कि भाई, क्योंकि देखो दूसरों की पत्नी हमेशा ना सबको सुंदर लगती है। लोगों को पता नहीं कौन सी गाने की कौन सी लाइन पसंद आएगी और रील्स में वायरल हो जाएगी ना। एक समय ऐसा था जिस गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे थे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब ये व्यक्ति नहीं बच पाएगा। लोगों के हंसते चेहरे के पीछे ये नहीं लिखा होता कि वो हंस रहा है तो वो बहुत खुश है। उस हंसी के पीछे कितने दर्द छुपे हैं वो किसी को नहीं दिखते हैं ना। 2011 से लेके 18 तक मैं अंडर ट्रीटमेंट रहा हूँ ना, और लोगों के दिमाग में एक चीज़ घुस गई थी तो उस टाइम ना, ये नहीं बचेगा। द अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 2, एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं आपकी आंखें नम कर देगी, एक ऐसी संघर्ष भरी कहानी जो एक कलाकार को सिखाती है कि जीना कैसे है और उभरना कैसे है। अगर बात करें एक युवा पीढ़ी की तो वर्तमान का एक जो युवा है कहीं ना कहीं आज नशे की लत में आगे बढ़ रहा है और नशे की लत उसको ऐसे खाई जा रही है जिससे वो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर रहा है। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी कहानी आज आपके समक्ष लेके आए हैं और एक ऐसे शख्स हमारे साथ बीच बैठे हैं जिन्होंने हिमाचली कला और संस्कृति में अपना काफ़ी अहम महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया है। अगर बात करें इनके संघर्ष की तो आज इनके गाने जो हैं मिलियन में हैं। अगर बात करें हिमाचल के ट्रेंडिंग गानों की जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी धूम मचाए हुए हैं तो इन्होंने लिखे हैं। कुछ बातचीत करेंगे किस तरह का इनका संघर्ष है, क्या कुछ इनकी कहानी है, और बात करें आज वर्तमान समय की तो किस तरह की जो गाने हैं इनको लेके विशेष तौर पे इनका कहना है। सर, सबसे स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले अभिषेक जी, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद, और आपकी ऑडियंस का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मुझे आप सबसे रूबरू होने का दूसरी बार आपने मौका दिया है, तो उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद दिल से। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बातचीत तो काफ़ी लंबी चलने वाली है परंतु स्टार्टिंग में ये जानना चाहेंगे, ये जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपको? कहाँ से आपको लगा कि आपको इस संगीत की दुनिया में या म्यूज़िक की दुनिया में आना है, या क्या प्रेरणा स्रोत आपके रहे विशेष तौर पर? प्रेरणा स्रोत देखिए, संस्कार और जो एक प्रेरणा है वो हमेशा घर से चलता है ना, क्योंकि मेरे मम्मा और मेरे ताया जी का जो लड़का है सबसे छोटा, तो वो गाते थे। मम्मा जैसे शादियों जो हमारे विवाह वगैरह होते हैं जो उसमें संगीत होता है, जो महिलाएं गाती हैं, तो उसके लिए काफ़ी वो पॉपुलर थे अपने गांव में। और जो मेरे ताया जी का जो लड़का था, और वो इतना सुरीला और इतना अच्छा गाते थे, तो बचपन को उन लोगों को सुना है और उस माहौल में मैं जिया हूँ, तो बस वहीं से प्रेरणा स्रोत वो मेरे रहे हैं। और दुर्भाग्य से जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो आज दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, तो बस वहीं से ही वो ये कारवां आगे चला। फिर स्कूल में गए, फिर स्कूल में जो मेरे साथी थे उनको मैं थोड़ा थोड़ा पता लगा कि मैं गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। फिर जो बाल सभाएँ होती थी स्कूल में, फिर वहाँ पे बच्चों ने और टीचर्स ने खड़ा कर दिया, और वहाँ से बस चला। फिर ये कारवां रामलीला के मंच तक पहुँच गया। रामलीला के मंच से फिर +2 स्कूल जो मैं भरमौर में रहा हूँ वहाँ मैं काफ़ी पॉपुलर था। बस स्कूल से फिर कॉलेज, कॉलेज से फिर धीरे धीरे आगे ऐसे चलता रहा, और आज काम कर रहा हूँ। हिमाचल संगीत की मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे अवसर मिला है, बस चला हुआ है कारवां।
दर्शकों अपने आपको बताना चाहेंगे संदीप जी की अगर हम बात करें तो आपने हिमाचल जो कलाकार हैं आज देश विदेश में अपना नाम पहचाने, जैसे ईशान भारद्वाज की हम बात करें, सौरभ धीमान की बात करें या अन्य जो कलाकार हैं हिमाचल प्रदेश की उनकी बात करें, इन्होंने ऐसे ऐसे संगीत जो है, ऐसे ऐसे बोल जो हैं लिखे हैं जो आज देश दुनिया में अपना नाम बनाए हुए हैं। सर बात करें इन गानों की, तो इन गानों को किस तरह देखते हैं आप? कैसे आपको ये लगा कि नहीं इस प्रकार के गाने जो है लिखे जा सकते हैं और हमारी कला संस्कृति को जो है एक अहम योगदान जो है इसमें दे सकते हैं? सर मैं गद्दी समुदाय से बिलोंग करता हूँ और हमारा जो समुदाय है वो इतना धनी है, इतना रिच कल्चर है कि जो हमारे बुज़ुर्ग जो कुछ ऐसे विशेष जो गाने जैसे एंचलियाँ हो गई और जो कुछ और कल्चर के जो गाने हैं, तो इतना मटेरियल बुज़ुर्गों ने पास्ट में छोड़ा हुआ है कि वो गा गा के आज दिन तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप जो हमारे समुदाय से बड़े सारे ऐसे सिंगर हैं जो उन बुज़ुर्गों के गानों को गाकर काफ़ी फेमस भी हुए हैं, जैसे जिनमें आप कोई भी गाना हमारा देख लो, जो हमारा जो नवाला होता है उसमें वो एंचलियाँ के रूप में गाई जाती है। मगर आजकल एक बात बड़ी अच्छी हो रही है, शायद इसको सभी कलाकारों के लिए एक वरदान ही रख लो कि एक गाना उठाओ, कोई भी अच्छा सा यूट्यूब स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करो और उसका वीडियो बना के आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हो। मगर देखा जाए आज से 20 या 15 साल पहले ऐसा नहीं था। जब यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, तब एक कलाकार को आगे आने के लिए सबसे पहले 8 गाने सोचने पड़ते थे। उन 8 गानों के होने के बाद फिर कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ता था कि वो जो उन गानों को के ऊपर पैसा लगाए, फिर अच्छा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बड़ी इजी हो गई है ना कि आप एक गाना ट्रेडिशनल कोई भी उठाओ और उसको अच्छे से वो करो और अच्छे से किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करो, लॉन्च करो और गाओ। पर मेरा ये रहा कि जो बुजुर्ग छोड़ के चले गए हैं वो तो छोड़ ही गए हैं ना, पर अगर हिमाचल की म्यूज़िक इंडस्ट्री को मैं अगर रेवोल्यूशन एक बदलाव लाना है ना तो सर आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे एक ही रास्ते चले भेड़ चालना तो आप नज़र में नहीं आओगे ना। तो मुझे कुछ अलग करना था, तो बस मैं वो लिखना शुरू कर दिया फिर मैंने ना, क्योंकि मैं भी जब कैसेटों का दौर था ना, मैं उस ज़माने में मेरी एक कैसेट आई थी ना, तो एक उसमें मेरे 4 गाने थे। तो मैं उस दौर का उस टाइम का सिंगर हूँ। तो तब मुझे भी बोला गया था जो हमारे प्रोड्यूसर थे मनोज चौहान जी की, गाने लिखो अगर आपके पास गाने। तो मैंने पहला गाना अपना +2 में लिखा था, जब मैं प्लस टू में पढ़ता था उस टाइम में लिखा था। तो सर उस टाइम मैंने लिखना शुरू किया था, तो धीरे धीरे लिखता रहा। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, जरा थोड़ी बीच में जरा थोड़ा मेरा बीमार का उसका दौर रहा 7-8 साल। फिर मैंने म्यूज़िक से टोटली अनकट हो गया था। जब फिर मैंने वापसी की तब यूट्यूब आ गया था सर। तो यूट्यूब जब आ गया था तो उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो गई थी। पर उसके बाद जब आया तो बीमारी हालत होने की वजह से मैं ना मैं मज़दूरी कर सकता था, ना मैं किसी के अंडर काम कर सकता था। मैं स्कूल में भी रहा हूँ सर, 1 साल मैंने 1.5 महीने टीचर का काम किया है ना। पर वहाँ पे भी दिक्कत ये थी कि सुबह 6 बजे जाओ, 3 बजे तक बच्चों के साथ इतना बिज़ी रहो कि शाम को फिर मैं जो अपनी जो एक्टिविटी थी उसके लिए ना इतनी एनर्जी बचती नहीं थी ना। और फिर उसके बाद कोविड आया। कोविड के बाद आपको पता है 2-3 साल स्कूल बिल्कुल ठप थी। तो फिर क्या था कि लिखना ही एक वो बन गया, क्योंकि मजबूरी और वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा गुरु है। वो बन गया कि लिखना ही पड़ेगा। हाँ, वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं है ना। वो समय के अनुसार सब कुछ करवा देता है ना। तो जैसे जैसे समय करवाता गया और मेरी किस्मत में राइटर बनना लिखा था, तो मैं एक्सीडेंटली राइटर बन गया। क्योंकि मेरा पेशा जो है ना सर, वो शौक़ जो है, शौक़ वो सिंगिंग था और पेशा अब राइटर बन गया। तो मैं एक्सीडेंटली राइटर हूँ। पर भोलेनाथ और माँ सरस्वती की दया से अभी अच्छा सबका प्यार मिल रहा है, तो एक अच्छा राइटर हूँ। बोले तो अपने जो गदयाली है और जितना हमारा चंबा कांगड़ा का जो एरिया है उसमें, हाँ उसमें काफ़ी अच्छा मुझे सबका प्यार मिल रहा है। और सभी फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि भैया मुझे गाना चाहिए। तो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ मैं अपना योगदान दे पा रहा हूँ। पर उस योगदान के लिए आपको पता है, अगर मैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो अगर मेरा वही प्रोफेशन है तो मुझे उससे फिर ज़रा थोड़ा चार्जेस भी लेना बनता है। तो
जितना हो पा रहा है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी वो आमदनी, उससे आपकी रोजी रोटी, उससे कोई संदेह नहीं। संदीप जी, अगर बात करें आपके गानों की तो कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। कौन कौन से आपके ऐसे अहम गाने हैं जो काफ़ी वायरल हुए हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें या यूट्यूब की बात करें या फेसबुक की बात करें, और किन किन जो सिंगर हैं उन्होंने उनको गाया है? सर सिंगर की लाइंस तो बड़ी लंबी चौड़ी है ना, पर मैं आपको प्रमुख सिंगर्स जो बताता हूँ और जो गाने भी बताता हूँ। जो अभी सबसे ज़्यादा जो मेरा चला हुआ है वो है मना दी डोरी, लगन बनूरे माल के, मैं तेरा रांझा तू हीर मेरी, वो गाया है पम्मी ठाकुर जी ने। मना दी डोरी और लगन बनूरे माल के सोनी सुनक्की ये गाए हैं सौरभ धीमान जी ने। नौलखा हार गाया है ईशांत भारद्वाज जी ने, और पूनम जी का है अभी बड़ मेरे मथेदा श्रृंगार। और पूनम भारद्वाज जी के 4 गाने और अभी आ रहे हैं, उनका 2 का शूट हो गया है और 2 का होना है। हाँ, वो भी मैंने लिखे हैं। और दीपक भारद्वाज जी हैं और रितिका कौशल जी हैं, उनके गाने दीपक भारद्वाज जी उनका है शिवारी जानी। और अभी लेटेस्ट 2 गाने अभी उनके शूट पे चले हुए हैं। दीपक भारद्वाज, परवीन हंस जी के मैक्सिमम सारे गाने स्टार्टिंग वाले मैंने लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप हिमाचल के जितने भी पॉपुलर सिंगर हैं उन सभी को स्टैंड करने का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा है, क्योंकि इन जितने भी गानों की लिस्ट आपने बताई है आज ये सभी ट्रेंडिंग में हैं, और तो आपका जो योगदान रहा है हम कह सकते हैं कि उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बड़े अच्छे सिंगर है हमारे लवली सिंधूरिया जी, उनका अभी गाना मैंने दिले धक धक करे मेरे, वो बड़ा अच्छा, और वो गाना मेरा इतना दिल के करीब है। हो सकता है तो देखो मेरा क्या है ना अभिषेक जी, जब भी मैं सोने से पहले और सुबह जब उठता हूँ तो जो मैंने अपने गाने लिखे हैं उनको भी सुनता हूँ मैंने क्या लिख रखा हुआ है, और उनको छोड़ के मैंने और आगे क्या लिखना, क्योंकि जो एक बार लिख रखा है ना उन लाइनों को मैं दोबारा नहीं लिखता। तो मुझे बड़ी सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं, और अपना लिखा हुआ फिर कई बार ऐसा भी फील करता है यार वाह क्या लिखा है, कई बार ये फील भी आता है। पर बड़े बड़े अच्छे और सिंगर हैं, और बीच में कुछ सिंगर छूट रहे होंगे तो क्योंकि जब इंटरव्यू जाता है तो बाद में फ़ोन भी आते हैं कि भैया मेरा नाम नहीं लिया, तो उनसे मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। पर बड़े अच्छे और कलाकार भी हैं, तो चला हुआ कारनामा। बात करें इस संगीत की दुनिया की तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर कोई कलाकार, हर कोई आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसका गाना ट्रेंडिंग पे रहे। तो आपके साथ ऐसा नहीं होता कि कहीं ईशांत भारद्वाज के लिए आपने कोई गाना लिखा हो और पूनम भारद्वाज के लिए कोई गाना लिखा हो तो आपको कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इनके लिए क्यों अच्छा लिख दिया, मेरे के लिए क्यों अच्छा क्यों नहीं लिखा, तो कुछ ऐसे भी आपको जूझना पड़ता है इन सब चीज़ों से? नहीं सर, बात पता है क्या अभिषेक जी, मैं जिसके लिए भी लिखता हूँ ना, मैं कभी आर्टिस्ट वो देखता नहीं मैं किस सिंगर के लिए लिख रहा हूँ। मेरा लिखना पहला ये होता है कि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ना तो मैं गलत नहीं करूँगा उस लिखे। कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब आपने किसने कहा हो, क्यों नॉर्मल सी बात है? हाँ, कंप्लेंट्स रहती हैं कि भाई, क्योंकि देखो दूसरों की पत्नी हमेशा ना सबको सुंदर लगती है, अपने पे डाउट रहता है ना, तो अपने वाले में हमेशा डाउट रहता है कि यार मेरा ऐसा है और उसका गाना बड़ा अच्छा है। और गाना देखो लिखूँगा मैं दिल से, मैं अपना गाना समझ के लिखता हूँ, पर बड़ी सारी कंप्लेंट रहती है कि भैया उसका अच्छा लिख दिया, मेरा क्यों नहीं अच्छा लिखा ना, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं कौन सी गाने की कौन सी लाइन पसंद आएगी और रील्स में वायरल हो जाएगी ना। एक चीज़ें होती हैं जो मन को भा जाती हैं, कुछ लाइन्स होती हैं जो हार्ट को टच कर जाती हैं, उस वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि वो चीज़ वायरल होती होगी। हाँ, जैसे मना दी डोरी का रियल थॉट जो था वो मेरा अपने लिए था कि मैं अपने लिए लिखूँगा, ये सोच के एक दिमाग में रखा होता है। और उस दौर में मैं जरा थोड़ा बीमार चला हुआ था और जरा थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति भी गड़बड़ थी, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हो तो आपको खर्चा लगेगा वहाँ पे ना। तो इस बारे में बात कर, जैसे आपने हॉस्पिटल की बात कही है, तो हमने ये भी सुना था कि एक समय ऐसा था जिस गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे थे। सबसे पहले तो उस बीमारी के बारे में बताइएगा दर्शकों। साथ ही हमने ये भी सुना है कि एक समय ऐसा आया था कि आपको टांडा हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था या डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब ये व्यक्ति नहीं बच पाएगा, इसे आप ले जाओ। क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ सर, हुआ तो था, क्योंकि मेरा जो पिछला इंटरव्यू था उसमें भी मैंने जिक्र किया था आज से 2 साल पहले। अब नई ऑडियंस जुड़ी होगी तो उसके लिए भी मैं मैं अपना पास्ट याद नहीं करना चाहता, मगर हमेशा जो स्ट्रगल होता है ना, लोगों के हंसते चेहरे के पीछे ये नहीं लिखा होता कि वो हंस रहा है तो वो बहुत खुश है। उस हंसी के पीछे कितने दर्द छुपे हैं वो किसी को नहीं दिखते हैं ना। अगर एक सिंगर, मैं ही अपने आप को रख लेता हूँ क्योंकि मेरा मेन पैशन सिंगिंग है ना, तो राइटिंग भी कर रहा हूँ, वो प्रोफेशन हो गया कि हाँ, पेशा हो गया कि हाँ चलो गाने आ रहे लिख रहा हूँ। मगर एज ए सिंगर बड़े बड़ी चैलेंजेस रहे हैं लाइफ में। बिन माँ बाप के हॉस्पिटल में जब टांडा से मुझे मना किया था, तब उस टाइम मेरे सपने
राइटर बनने के नहीं थे, उस टाइम मेरे सपने थे सिंगर बनने के, कि मैं एक दिन जब भी बड़ा सिंगर बन गया तो बहुत बड़ी स्टेज होगी, अरे पर इतने सारे दर्शक होंगे और वो मुझे चेज़ कर रहे होंगे ना, ये वो, तो उस तरह के सपने थे। मगर किसी को पता नहीं होता कि वक्त क्या करवट लेगा। जब बीमार हुआ उसके बाद फिर टांडा में मुझे डॉक्टर्स ने मना किया। फिर मेरी ना जो कॉलेज लाइफ रही है वो बड़ी अच्छी रही है, और जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं कॉलेज के, आप तो भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हमारा बचपन, मेरा कॉलेज टाइम में आपके साथ ही बीता है, तो आपसे ज़्यादा उस दौर को कौन महसूस कर सकता है अभिषेक जी। तो वो जो दौर रहा है, तो कॉलेज वाले फ्रेंड जो मेरे थे, जो सर्कल थे, और जो मेरे सविता मैम है ना, उन्होंने मेरा बड़ा वो किया है। और स्पेशली जो डीएम गुप्ता जी, जो अभी डीएस वो थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के सीएमओ थे, उन्होंने मुझे डेलक हॉस्पिटल टांडा रेफ़र किया था, क्योंकि टांडा में तो मना कर दिया था कि इसको ले जाओ, इसकी सेवा करो। क्या था, बीमारी कौन सी थी? ट्यूबरकुलोसिस था सर, और ट्यूबरकुलोसिस भी छोटा मोटा नहीं था ना, वो जो फोर्थ जो जिसको बोलते हैं एमडीआर से ऊपर एक्सडीआर होता है ना, एक्सट्रीम ड्रग्स, यानी कि इसको छोटी मोटी नहीं, इसको एक्सट्रीम लेवल वाली ड्रग्स चाहिए, लगेगी, दवाई लगेगी, है ना। और सर 2 साल मुझे टोटल इंजेक्शन लगे हैं, क्योंकि बीमारी इतनी घातक स्टेज में पहुंच गई थी कि 2011 से लेके 18 तक मैं अंडर ट्रीटमेंट रहा हूँ ना। और लोगों के दिमाग में एक चीज़ घुस गई थी तो उस टाइम ना, ये नहीं बचेगा, इसको ले जाओ, क्योंकि जब टांडा से डॉक्टर ने बोल दिया कि इसी को ले जा, जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है ना, ये इसी को ले जा, इन्हें नहीं बचना भी है ना, तो उसको ले जाओ। और वो वहाँ पे जाके जब परिवार वाले भी जितना उनसे एफर्ट बज रहा था उन्होंने किया, पर जिस टाइम मुझे ये लगा कि इसको मंजे से उठा के नीचे बैठा दो, कि मैंने कहा अब सारे इंतज़ार में बैठे हैं ना, तो सडनली उस टाइम मुझे कॉल आती है मेरी मैडम डॉक्टर सविता सिंह जी की, और उन्होंने बोला कि आप कैसे हो। पर मैंने बोला मैम कि मुझे जीना है, क्योंकि जीना किस लिए है ना, कि मुझे अभी सिंगर बनना है भैया ना, मुझे अपने सपने पूरे करने। तो फिर मैम ने और मैम की फैमिली ने मुझे जैसे भी सीएमओ साहब से बात करके मुझे डेलक हॉस्पिटल पहुंचाया। और उस टाइम सिर्फ डेलक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे वहाँ, रुंगजुंग डोलमा करके थे ना, जो हमारे टीवी उसके वार्ड के जो इंचार्ज थे, तो उनको सिर्फ एक ही बात बोली थी कि इसको अपने पैरों पे खड़ा करो, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि उस टाइम तो मैं टोटल व्हील चेयर पे था। 8 साल आपने हॉस्पिटल में लगाया। और सर वो लाइफ पता कैसी है, जैसे एक पिंजरा होता है ना, पिंजरे में तोता देखा है आपने, वो बात भी करता है, वो हर चीज़ देख रहा होता है ना, पर वो जा नहीं पाता कहीं भी ना। तो वो दौर मेरा वैसा रहा है कि एक रूम एक बरामदा, बस वहाँ से खड़े होके नीचे देखो धर्मशाला दिख रही है। अच्छी, हाँ धर्मशाला, क्योंकि ये जो धर्मशाला है ना सर, इसके साथ ना मेरा बड़ा बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं ना। और जब भी मैं उस चीज़ को देखता था तो एक ही था कि मुझे जीना है, मुझे इस बीमारी को फाइट करना। और मेरी उस प्रेरणा को देख के, बीमारी से लड़ने की क्षमता को देख के सर, डेलक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं ना, उन्होंने उस टाइम एक दवाई थी, उस दवाई का नाम है विडाकुलिन। वो विडाकुलिन इंडिया में मिलती नहीं थी 2016 में, इंडिया में वो दवाई 2019 या 20 में अलाउ हुई है। उस टाइम उसका लाइसेंस बना, मेरा 6 महीने लाइसेंस बनने में लगी, और वो दवाई अमेरिका से आई थी सर। और लाइसेंस बना था मेरा शायद स्पेन या जापान से कुछ। इस सवाल जो स्वास्थ्य विभाग पे भी उठते हैं, हमारी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं धरातल पे, उस पर भी उठते हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटल ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं, आपका इलाज नहीं हो सकता और आप नहीं बच सकते। तो उसी, अगर हम दूसरी पहलू को देखें, दूसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका इलाज भी होता है, और आज स्थिति ऐसी है कि आप सामने बैठे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो सुविधाएं हैं इसको सुचारू रूप से ठीक करने की आवश्यकता नहीं है सरकार को? सर बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और जब मैं पहले था ना, तो पहले की स्थिति ऐसी थी कि उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अब क्या है ना, अब हर किसी को डर रहता है कि अरे मैंने इसके साथ भाई अच्छा नहीं किया, कहीं वीडियो बना के वायरल ही ना कर दे। तो अब ना व्यवहार में चेंज आया है। और सरकारी हॉस्पिटल में पता क्या होता है, आप जो किसी से भी बात करोगे ना, जैसे खाने पड़ जाते हैं ना, डराते हैं, जैसे चिड़चिड़े रहते हैं। हाँ चिड़े रहते हैं, पता नहीं हम उनके घर में चोरी करके आए हैं ना, अरे बीमार हो गए तो भाई हुए, इसीलिए तो हॉस्पिटल आए हैं ना, आपको रखा गया है वहाँ पे। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो आपकी आवश्यकता भी क्यों पड़ेगी? आवश्यकता भी क्यों है ना, वो उस चीज़ को नहीं समझते ना। और आइंदे तो यही काम होता यार, आपको सरकार ने रखा है, आप और हम बीमार हैं इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हम बीमार नहीं होते तो आपके पास आते ही क्यों? पहली बात तो ये है ना, अगर आपके पास आए हैं ना,
आप और मैंने देखो वहाँ के स्टाफ और वहाँ दिल्ली के स्टाफ में मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप प्यार से डील करोगे ना, आधा मरीज वैसे ठीक हो जाता है, क्योंकि मरीज ना बेचारा प्यार का भूखा होता है ना। भाई वाली बात आ गई ना कि जो जिस तरह मूवी बनी उसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं कहीं ना कहीं वो सही है, वो एक्चुअल में। और मैंने फील की है ना कि अब मरीज पहले से मरा पड़ा है, उसको आप अपने व्यवहार से मार रहे हो ना, हाँ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, तो वो क्या फील करेगा ना, वो दवाई खाएगा। अगर आप उसको प्यार से ट्रीट करोगे ना गुरु, तो वो मरीज ना उसको दवाई का भी गुण लगता है फिर ना, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। क्योंकि मुझे देखो जहाँ से बोला कि ये बचेगा नहीं और 1% बचेगा और वो बच के आज खड़ा है, तो इसमें तो प्यार भी ना बड़ा मायने रखता है। अगर संदीप जी बात करें आपकी, तो जिस प्रकार से आपने जो गाने दिए हैं, मैं पहले लगातार कह रहा हूँ कि काफ़ी ट्रेंडिंग पे हैं, परंतु जब आप घर जाते हैं या मान लीजिए यहाँ आए हैं, तो जब वो गाने बजते हैं डीजे में या किसी फंक्शन में बजते हैं, तो कैसा महसूस होता है? किस तरह का जो अनुभव है आपका विशेष तौर पे उस समय रहता है कि मेरे गाने जो हैं बज रहे हैं, उस पर लोग दुनिया जो है नाच रही है? अभिषेक जी, जो मैंने लिखे गाने जब बजते हैं ना, खुशी बड़ी होती है, पर मुझे उससे ज़्यादा खुशी पता किस दिन होगी, जब मेरा गाया गाना मुझे सुनाई देगा और घर वाले और मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके बोलेंगे ना, भाई आपका गाना बज रहा, क्या हुआ था, क्या गाया आपने ना। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। और रही बात क्या कि मेरा जो स्ट्रगल रहा है और जो मेरी फिजिकल कंडीशन जो देखते हैं ना, पतला पतला ये वो ना, तो मुझे ना कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है कि इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। वो बाहर का देख के, और जो मेरा म्यूज़िक सेंस और जो मेरी म्यूज़िक नॉलेज है ना, तो सर उसके हिसाब से अब तक मुझे जज किया ही नहीं है। मुझे अगर बात करें आपके गाने की, तो आपका एक नया गाना भी आया है हाल ही में, उस गाने के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरह का ये गाना है, बोल इसके किस तरह के, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है आपने गाना गाया है खुद अपनी आवाज़ में, तो उस जानकारी दीजिए। सर ये गाना मैंने ना 1.5 साल पहले लिख रखा हुआ था, 1.5 या 2 साल पहले रखा, थॉट प्रोसेस था। ये आपने ले रखा हुआ था अपने लिए? रखा हुआ था बड़ा भरी। मैंने बड़े सारे लोगों को बोला पहले कि आप गा लो, आप गा लो। उनको ये समझ ही नहीं आया ये क्या है, नहीं डीजे वाला। फिर पहले ये था लड़की के लिए ना, फिर मुझे लगा कि यार लड़की पूरे गाने में रोती धोती रहेगी है ना, लड़के का रिप्लाई भी होना चाहिए ना। कि देखो आज से पहले जो हमारे दादाजी थे, परदादा थे ना, तब सोशल मीडिया नहीं था ना, और वहाँ रिश्ते पता कैसे होते थे, तेरे पास लड़की हुई और मेरे पास लड़का हुआ, हम कुड़म तभी रिश्ते। अभी लड़का हुआ भी नहीं पता है कि नहीं कि लड़का होगा कि दोनों लड़कियां ही होगी है ना, वो भी नहीं पता होता था। मगर वो जुबान के पक्के होते थे, उन्होंने जुबान दे दी ना, वो प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो कैसा भी होगा, बेशक लड़का आँख का वैसा है या उसको सुनाई देता है ना, पर उन्होंने कर दी है ना कमिटमेंट, तो वो लड़की की शादी वहाँ करनी ही पड़ेगी। और तलाक वाली तो कहानी नहीं होती थी सर, कि तलाक दे दिया कि 4 दिन के बाद हाँ उसको अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ के आ गई है ना। बेचारी लड़की को जैसा वर मिला है ना, वो उम्र भर वैसी काटती थी उसके साथ। तो उसके लिए वो फिर किसे कोसेगी। ससुराल में टेक्नोलॉजी, हेलो मम्मी इं हुई है, मम्मी तो इं हुई है, वैसा वाला दौर नहीं था। लड़की की शादी पता नहीं कहाँ हो गई, ससुराल को भी नहीं पता है कि उसके ऊपर साथ कैसी बीत रही है, और उसके पास भी कोई मैसेंजर नहीं है ना, तो वो अपनी किस्मत को कोस रही है ना। और लड़की बोल रही है गाने की, मैं क्या बोल रही है, और लड़की बोल रही है कि नित जड़बोने जीना रे मुकदरो, किन्नी मेरी जोड़ी बनाई, बजिया था मेरा गिरी भी न बहदा, इन्हीं एक पाग्या पाई है ना। इसके दो लाइनें और लड़के का भी बता देता हूँ। लड़का क्या है ना, लड़की को ना उम्मीद से ज़्यादा सुंदर पत्नी मिली है ना। उसने लड़की ने नहीं सोचा था कि इतना निकम्मा निकलेगा, और लड़के ने नहीं सोचा था कि इतनी ब्यूटीफुल मिलेगी है ना। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। लड़का बोलता है ना कि कजो खबर आंदी मेरी ये जानने, खेल संजोग गरे बखरे, उम्र तक कटना पैनी सोगी भौवाला 18 नखरे है ना। तो उसकी लाइनें हैं लड़की की, ओ नित जड़ बोने जीना रे मुकदरो, किन्नी मेरी जोड़ी बनाई हो, नित जड़ बोने जीना रे मुकदरो, किन्नी मेरी जोड़ी बनाई हो, ओ बजिया त मेरा गिरी बिना बहदा, इन्हीं कपा गए पाइयो, बजिया त मेरा गिरी बिना बहदा, इन्हीं कपा के पाइयो, ओ कजो घबरांद तू मेरी जाने, खेल संजोगर
बखरे ओ कजो घबरांदी तू मेरी जाने खेल संजोगर बखरे ओ उम्र तकटना पैणी सोगी भौएला ठारा तू नखरे ओ उम्र तकटना पैणी सोगी भौएला ठारा तू नखरे ओ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो गाना है आपका कहाँ पे है, कहाँ पे वो सुन सकते हैं, किस तरह से आप उनको दर्शकों को बताना चाहेंगे इसको? सर ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम संदीप कपूर है मोगू, और मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम संदीप कपूर ऑफिशियल। आप उसमें जाएं और उसमें गाना ज़रूर सुनें। और सबसे बड़ी बात, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संदीप कपूर 4101, वहाँ पे जाके प्यारी प्यारी रील्स बनाएं और मुझे ज़रूर कोलैब करें। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके चैनल के थ्रू अगर लोग मुझे रील्स बनाएंगे और मैसेज करेंगे। और आपके दर्शकों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोई भी ना मेरा इस इंटरव्यू को सुन के रील बनाएगा और मैसेज करेगा तो प्लीज़ चैनल का नाम या वो नीचे कमेंट में ज़रूर मैंने मेंशन करना कि हम इसको सुन के हमने ये गाना देखा ना, ताकि मुझे पता लग जाए और ये मेरा फ़ैन मुझे वहाँ से जुड़ा और मैं उसको ज़रूर फॉलो बैक करूँगा ना, फॉलो बैक दूँगा। तो अगर बात करें संदीप कपूर जी की, तो संदीप कपूर ऑफिशियल जो इनका यूट्यूब चैनल है, अवश्य वहाँ जाके इनके जो गाने हैं वो सुन सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने कहा है कि काफ़ी सॉन्ग्स जो है इन्होंने लिखे हैं जो वायरल हुए हैं, जो मिलियन में गए हैं। तो बात करें इनकी, तो कुछ नए प्रोजेक्ट भी हैं इनके आने वाले, जैसे कि इन्होंने कहा कि पूनम भारद्वाज जी के साथ कुछ गाने जो है इन्होंने लिखे हैं वो आने वाले हैं। कई नए प्रोजेक्ट जो है वो सामने आएंगे। पर हाल ही में अगर बात करें युवाओं की, तो वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है किस तरह से इन्होंने अपना संघर्ष बताया और आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें क्या डिफरेंस ये मानते हैं। तो संदीप जी अगर बात करें तो अंत में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, क्या मैसेज जो है आप युवाओं को देना चाहेंगे, खास तौर पे आर्टिस्ट को, कलाकार को, कि जो मेंटली डिस्टर्ब होकर कहीं ना कहीं एक जो सफलता है एकदम से नहीं मिलती, उसका समय लगता है, पैशन रखने पड़ते हैं, और वर्तमान का जो युवा जो जनरेशन है उसके लिए किस तरह देखो, क्या संदेश जो है उनको देना चाहेंगे आप? सर मैं युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात, पहले मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अगर मैं नशा करता होता ना तो आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ बैठा ना होता। और मेरा सबसे पहला बचने का कारण यही है कि मैंने आज दिन तक सिगरेट, शराब, तंबाकू, इवन कि मैंने आज दिन तक माउथ फ्रेशनर जो टोजो ना वो भी नहीं खाया। पता क्यों? क्योंकि उसका पैकेट भी ना सुदर्शन की तरह होता था। मैंने वो भी नहीं खाया। और मेरा बचने का कारण ही यही था कि मैं नशे इनसे ना दूर था, इसलिए मैं बचाऊँ। अगर नशा करना है ना तो अपने वो जो आपके फ्यूचर प्लान है ना उनका नशा करो कि मुझे क्या बनना है आगे जाके। जैसे मैं कलाकारों को तो यही बोलूँगा कि नशा करना है तो गुरु संगीत का करो, बाकी नशों में क्या रखा है। अगर इस नशे में आपको कामयाबी मिल गई ना तो आपकी चांदी चांदी है ना। तो और दूसरे नशे वो भी है, गोविंदा जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा वो भी क्या नशा करना जो सुबह किया और शाम को उतर गया। तो वो सही है, वो लाइन मुझे भी बड़ी अच्छी लगी कि अगर नशा करना है ना तो कोई ऐसा नशा करो कि उस नशे से ना आपकी ज़िंदगी संवर जाए ना। नशा वैसा मत करो कि जिससे आपकी बिगड़ जाए। और अपनी हेल्थ का ज़रा थोड़ा भी, हेल्थ के लिए तो मैं ज़रा थोड़ा खुद ही, हाँ मुझे भी, क्योंकि मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ। और जिसका एक साइड का लंग्स बिल्कुल ही ज़रा थोड़ा डैमेज हो ना और वो फिर भी इतना कर रहा है, तो सोचो कि मैं भी अपने हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मुझसे ऑक्सीजन लगी हुई थी 3-4 साल ना, तो हेल्थ के ऊपर मेरा भी काम हुआ है, इसीलिए मैं जिंदा हूँ और नशे से मैं दूर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये यंग जनरेशन, प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये नशे से आप दूर रहो और संगीत सुनो, गाने सुनो, रील्स बनाओ, मस्त रहो, खुश रहो, ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी को बोझ मत बना दो ना, क्योंकि नशा आप एक बार कर लोगे ना, आपकी हेल्थ बिगड़ गई ना तो फिर ज़िंदगी बोझ लगने लग पड़ेगी आपको ना। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहो बस। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे संदीप कपूर जी, कुछ बातचीत हमने इनसे की है और इनकी कहानी जो है आपके समक्ष जो है लाने की एक कोशिश इनॉक्स न्यूज़ के माध्यम से की है। इससे पहले भी आपको तान्या की स्टोरी हमने बताई थी कि किस तरह से उन्हें संघर्ष किया और किस तरह से मौत के मुँह से वो निकले हैं। परंतु संदीप जी की बात करें तो इनकी कहानी भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, क्योंकि ये भी मौत की मुंह से वापस आए हैं। एक समय ऐसा था कि डॉक्टर ने इनको मना कर दिया कि इनको ले जाओ घर, ये नहीं बच पाएंगे। परंतु इनकी जो जीने की इच्छा थी, जो संघर्ष था, जो एक हम कह सकते हैं कि एक माइंड सेटअप जो था इन्होंने बनाया था कि नहीं मुझे कुछ जीना है, मुझे कुछ करना है, वो कुछ बड़ा करना है।
और आज आप देख सकते हो कि हमारे समक्ष बैठे हैं, इनके गाने ट्रेंडिंग पे हैं, इनके सॉन्ग ट्रेंडिंग पे हैं, जो इन्होंने लिखा है उसको हर कोई सुन रहा है और हर कोई आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा, हम बात करें कलाकारों की, तो इनके पास इनके जो गिने लिखे हुए गाने हैं उनको गाना चाहता है। तो इससे ये पता लगता है कि अगर आप में जीने की इच्छा है, यदि आप में कुछ करने की क्षमता है, तो कभी भी आप हार नहीं मानोगे। तो फिलहाल इस टीम में इतना ही। आप इनॉक्स न्यूज़ के साथ बने रहिएगा, ऐसी ही अनसुनी कहानी जो है, सच्ची कहानी आपके समक्ष जो है हम लाते रहेंगे। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक पठानी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।